ये है इंडिया का अब तक का सबसे बड़ा स्कैम, द कोयल स्कैम। इनफैक्ट ये स्कैम इतना बड़ा था कि इसने 2G स्पेक्ट्रम स्कैम से लेकर हर्षद मेहता स्कैम, सत्यम स्कैम, किंगफिशर जैसे स्कैम तक को भी पीछे छोड़ दिया। साल 2012 में CAG की रिपोर्ट आती है और उस रिपोर्ट में ऐसा होता है जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया। सभी लोगों के दिल में बस एक ही सवाल था कि आखिर इतना पैसा गया कहाँ, क्योंकि ये कोई मामूली रकम नहीं थी। अगर उस समय के बड़े राष्ट्रीय खर्चों से तुलना की जाए तो ये रकम उससे भी कई गुना ज्यादा थी, जिसे सुनने के बाद आप दंग रह जाओगे। और वो रकम थी 1,86,000 करोड़ रुपए की। 2G स्पेक्ट्रम घोटाला शायद आपको याद होगा, वो तो बस शुरुआत थी, असली खेल तो जमीन के नीचे चल रहा था, जहां करोड़ों टन का कोयला कागज पर ही गायब हो गया। 2004 से लेकर 2009 के बीच सरकार ने सैकड़ों कोयला ब्लॉक ऐसे बांट दिए जैसे किसी को मुफ्त के लड्डू बांटे जा रहे हों। अब सवाल ये है किसे मिला फायदा और किसने जलाया देश का भविष्य। इस स्कैम को अच्छी तरह से समझने के लिए पहले हमें ये जानना होगा कि दांव पर क्या लगा था। हमारे भारत की बिजली, स्टील और सीमेंट इंडस्ट्री ये सब केवल एक ही चीज पर टिकी है, केवल और केवल कोयले पर। ये कोयले खुले बाजार के लिए नहीं थे, ये कोयले कैप्टिव माइंस के लिए थे। इसका ये मतलब हुआ कि ये माइंस किसी कंपनी को उनके अपने उपयोग के लिए आवंटित की गई थी, न कि खुले बाजार में बेचने के लिए। और यही से ही कहानी शुरू होती है घोटाले की। अब जो ये पूरा घोटाला है, इस घोटाले की जांच 3 बड़े सवालों पर घूमती है। ये घोटाला कैसे हुआ, कौन कौन लोग इसमें शामिल थे और ऐसा क्यों हुआ। ये जो 3 बड़े सवाल है, इसमें से 2 के जवाब वीडियो में आप आगे जानेंगे। अब इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें पुरानी व्यवस्था पर जाना होगा कि 2004 से पहले भारत में कोयले की खदानें कैसे बांटी जाती थी। तो उस समय कोयला बॉक्स का आवंटन एक इंटर मिनिस्ट्रियल स्क्रीनिंग कमेटी करती थी, यानी कि इस कमेटी की सिफारिशों के आधार पर कोयला बॉक्स का आवंटन किया जाता था। ये सुनने में भले ही बड़ा सिस्टमेटिक लगता है, लेकिन इसकी असलियत ये थी कि न कोई ट्रांसपेरेंसी, न कोई बिडिंग प्रोसेस और न कोई क्लियर रूल्स थे, जिसकी वजह से कोई नहीं जानता था कि इस कंपनी को कोयला ब्लॉक क्यों और कैसे दिया जा रहा है। सारा काम अपने मनमानी तरीके से हो रहा था। तो उन्होंने पाया कि इस कमेटी के पास किसी भी कंपनी को चुनने का सही तरीका ही नहीं था, मतलब न कोई फिक्स क्राइटेरिया और न ही कोई स्कोरिंग सिस्टम। बस कौन किसे जानता है वही वाला गेम यहाँ पर चलता था। अब ये कहानी यहीं से और दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि यह बात केवल गलत सिस्टम की नहीं है, बल्कि नीति को बनाने और नीति को टालने की है। 2004 में जब मनमोहन सिंह के नेतृत्व में यूपीए यानी कि यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस की नई सरकार आई, तो यूपीए की सरकार ने साफ साफ कहा अब वक्त है कोयला खदानों का आवंटन ट्रांसपेरेंटली हो, यानी कि नीलामी के जरिए हो। सुनने में ये भी एक बड़ा सुधार लग रहा था, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन अगर इसे सही तरीके से देखा जाए तो असली खेल यहीं से ही शुरू होता है। सरकार ने 2004 में कहा कि वो कॉम्पिटिटिव बिडिंग यानी कि नीलामी लाएगी, क्योंकि पुरानी स्क्रीनिंग कमेटी वाली जो प्रोसेसिंग थी वो बेहद ही गलत थी। लेकिन फिर भी अगले 8 सालों तक कुछ नहीं बदला, न ही कोई नीलामी हुई और न ही कोई नया सिस्टम लागू हुआ। और 2004 से 2011 तक 194 कोयला ब्लॉक को पुराने ही सिस्टम में बांट दिया गया, यानी कि जो पहले पहुंचा वही ले गया। ये पहले आओ पहले पाओ के आधार पर हुआ। अब मैं यहाँ पर एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि जो मैं ब्लॉक वर्ड बोल रहा हूँ, जैसे कोयला ब्लॉक, तो ये जो ब्लॉक वर्ड है इसका मतलब खदान से है। अब सवाल ये आता है कि इस खेल का असली खिलाड़ी कौन है। तो इसमें था कोयला मंत्रालय, दूसरा स्क्रीनिंग कमेटी और तीसरा था राज्य सरकार। जब किसी कंपनी को ब्लॉक देना होता था तो राज्य सरकारों की सिफारिशों पर पूरा भरोसा किया जाता था। इसका यह मतलब है कि जो डिसीजन होता था वो ऊपर से होता था, लेकिन असल में जो जिम्मेदारी थी वो किसी की भी नहीं रहती थी। जब CAG ने इसमें अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेशन किया तो सामने आया कि 25 बड़ी कंपनियों को बिना बोली लगाए ही सीधे कोयले की खदानें दे दी गई। और इस गैर बोली प्रक्रिया में सबसे बड़ा फायदा इन्हीं कंपनियों को हुआ, और वो कंपनियां ये हैं। और इसमें शामिल थी हिंडाल्को, SSR पावर, टाटा स्टील और जिंदल स्टील। और फिर बाद में CBI ने उन लोगों के खिलाफ भी FIR किया जो कोयले के ब्लॉक को बिना नीलामी के हासिल करने में शामिल थे। और इसमें नवीन जिंदल, कुमार मंगलम बिरला और कांग्रेस सांसद विजय डाल्डा शामिल थे। जांच में जो 3 बड़े सवाल खड़े हुए कि ये घोटाला कैसे हुआ, कौन कौन लोग इसमें शामिल थे और ऐसा क्यों हुआ, तो इसमें जो दूसरा सवाल था कि इसमें कौन कौन लोग शामिल थे, तो उसका जवाब यही है, उसमें इतने लोग ही शामिल। कोयले घोटाले की जो पॉपुलर घटना है उनकी ये टाइमलाइन है। ये 1993 से लेकर 2015 के बीच की है। आप वीडियो को पॉज करके आप इसे इजीली पढ़ सकते हैं। आइए अब इस पूरे घोटाले का पर्दाफाश करते हैं और अब समय आ गया है बाकी दोनों जवाबों को जानने का। CAG की रिपोर्ट ने इस बात को प्रूव कर दिया कि जो लोग कहते थे हमें कोई नुकसान नहीं हुआ, तो ये जो स्टेटमेंट थी ये एक गलत फहमी थी। CAG के अनुसार इस प्रोसेसिंग में कई सीरियस कमियां भी थी। जो हमारा पहला सवाल था कि ये घोटाला कैसे हुआ, तो उसका जवाब CAG की इस पहली कमी में है। तो इसकी पहली कमी ये थी कि सरकार ने कोई नीलामी की ही नहीं, जिससे कुछ चुनिंदा कंपनियों को बहुत सस्ते में कीमती चीजें मिल गई और उन्हें बैठे बिठाए ही जबरदस्त तरीके से फायदा हो गया, यानी कि स्क्रीनिंग कमेटी ने आवंटन का कोई रिकॉर्ड ही नहीं रखा। तीसरी कमी ये थी कि कोयला खदानें ऐसी कंपनियों को दे दी गई जो असल में उसके लायक ही नहीं थी। अब जो तीसरा सवाल है कि ऐसा क्यों हुआ, तो इसका जवाब आप वीडियो में आगे जानेंगे। सरकार की ये मंशा थी कि कोयला प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया जाए, लेकिन यहाँ पर इसका उल्टा ही हुआ। 86 ब्लॉक से यानी कि 86 खदानों से केवल 28 ने ही प्रोडक्शन किया। यहाँ पर सरकार की मंशा ठीक थी कि प्रोडक्शन बढ़े, लेकिन यहाँ पर गलत तरीके से नीति का इम्प्लीमेंटेशन हुआ, जिसकी वजह से उत्पादन घटा और घोटाला बढ़ा। अब बात करते हैं हिसाब किताब की। अगस्त 2014 में कोर्ट ने साफ साफ कहा कि 1993 से लेकर 2010 तक कोयले का
आवंटन मनमाने और अवैध तरीके से हुआ। और इतना ही नहीं, सितंबर 2014 में अदालत ने 218 खदानों में से 214 को पूरी तरह से रद्द कर दिया। यूपीए सरकार ने गलत तरीके से नीति बनाई और उसे लगातार जारी रखा, और जो संसद थी वो राजनीतिक उलझन में फंसी रही। लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने न केवल गलत काम को दंडित किया, बल्कि पूरा प्राकृतिक संसाधन आवंटन का पूरा तरीका ही बदल दिया। यहाँ पर कोर्ट ने न केवल गलती सुधारी, बल्कि पूरे सिस्टम को ही सुधार दिया। अभी भी ये कहानी खत्म नहीं हुई है। जब ये घोटाला सामने आया तो बात केवल नीतियों की नहीं रही, अब बारी थी जांच और जवाबदेही की। भाजपा की शिकायत के बाद सीबीसी ने सीबीआई को ऑर्डर दिया कि इस पूरे घोटाले की जांच की जाए, और फिर यहीं से शुरू हुई हाई प्रोफाइल जांच, जिसने देश के कई बड़े नामों को अपने घेरों में ले लिया, जिसमें बड़े उद्योगपति, वरिष्ठ नौकरशाह और कई राजनेता, यहाँ तक कि पूर्व कोयला सचिव HC गुप्ता जैसे उच्च अधिकारी भी यहाँ पर फंस गए। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने पूरे सिस्टम को ही हिलाकर रख दिया। सरकार को भी मजबूर होना पड़ा कुछ बड़े अपडेट करने पर, और इसी से ही एक विशेष प्रावधान कोयला खान अधिनियम 2015 बना। इस कानून ने सब कुछ ट्रांसपेरेंस और फेयर बना दिया। इन सभी का सार ये है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सरकार के पास कोई चारा ही नहीं बचा था, क्योंकि 214 ब्लॉक रद्द होने के बाद सिस्टम को रिसेट ही करना पड़ा। और जब अधिनियम 2015 बना तो उसने पूरी कहानी को ही बदल कर रख लिया। अब बात करते हैं तीसरे सवाल की, ऐसा क्यों हुआ? तो इसका सिंपल सा जवाब ये है कि न ही कोई नीलामी की प्रक्रिया अपनाई और न ही कोई नियम का पालन हुआ। सारे काम मनमाने तरीके से हुआ, और इसका परिणाम ये हुआ कि कंपनियों को विंडफॉल गेन्स हुआ और सरकार को भारी नुकसान हुआ। जो कोयला हमारे घरों की रोशनी को बढ़ाने के लिए था, वो किसी के फायदे की आग में जल गया। इसीलिए जागरूकता बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि वो भी जागरूक हो सके और इस तरह का स्कैम के बारे में जान सके। वीडियो अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।